हेलो सेवेंथ क्लास। हमने आपको हिंदी के फिफ्थ चैप्टर की रीडिंग करवा दी। आज हम आपको उसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो चलिए पहले शब्दार्थ कराते हैं। आपका पहला है स्नेह विसिक्त यानी स्नेह से परिपूर्ण, अंतर्व्यापी, बीच में स्थित, इचका यानी इसका, हिलोर यानी लहर, पुलकित प्रसन्न, निरक्ति यानी देखती, मृदुल यानी मधुर, अप्रतिव यानी उदास, दस्तूर यानी नियम और रिवाज, दोअन्नी यानी दो आने, छीड़, कमज़ोर, अजानुलंबित यानी घुटनों तक लंबे, ओट में यानी छिपकर, जायकेदार मज़ेदार, पोपला मुंह जिस मुंह में दांत ना हो, चाव रुचि, संशय यानी संदेह, विस्मय यानी ताज्जुब, अस्थिर यानी बेचैन, उत्सुक यानी जिज्ञासु, प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, सोने का संसार यानी सुखमय संसार, अटखेलियाँ बच्चों के क्रियाकलाप, तत्काल यानी तुरंत, मृदुल यानी कोमल। आपका पहला क्वेश्चन है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? आंसर है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। सानिध्य मतलब बच्चों का साथ, यानी उसको बच्चों के पास रहना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता था। सानिध्य यानी बच्चों का साथ। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसीलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीज़ें लाया करता था, इसीलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चे की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था तथा बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे? आंसर है, मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, दाम कम में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। इस आंसर में ये बताया गया है कि बच्चों के साथ बड़े भी उसकी ओर आकर्षित क्यों होते थे, क्योंकि उसकी जो मधुर आवाज़ थी, मधुर आवाज़ में जो गा गा कर जो चीज़ें बेचता था वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। और वो बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाता था और कम दाम में बेचता था, और जो बच्चों के प्रति उसका प्यार था वो सारी बातें बड़ों को भी आकर्षित करती थी। थर्ड क्वेश्चन है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? आंसर है, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, फेरी वाले तो की झूठ बोलने की आदत होती है, देते हैं सभी को दो दो पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही सोचते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। मतलब दोनों ने अपना अपना तर्क दिया। विजय बाबू ये तर्क देते हैं कि जो बेचने वाले होते हैं वो सबको एक ही दाम में बेचते हैं, पर ग्राहकों पे एहसान दिखाते हैं। और जो मुरली वाला होता है वो अपना तर्क क्या रखता है कि ग्राहक को चाहे कितना भी सस्ता माल दे दो, लेकिन जो ग्राहक है वो यही सोचता है कि दुकानदार उसको ठग रहा है। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? आंसर है, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे अति उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें खेलकूद भूल कर अपने
सामान, जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लग जाते हैं। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। इसमें ये बताया गया है कि जो खिलौने वाला, उसके आते ही बच्चे उत्साहित हो जाते थे और अपना बिल्कुल सब कुछ भूलकर, चप्पल, जूते, कुछ भी सामान हो, सब कुछ भूलकर केवल खिलौनों की ओर भागते थे, यानी खिलौने वाले की तरफ भागते थे और वो अपने मनचाहा खिलौना ले लेते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया, क्यों आया? आंसर है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण इसलिए आया। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे स्मरण थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप करेक्शन कर लेना। यानी जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण, यानी यहाँ पर स्मरण आएगा, ये कट गया है, तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। आंसर है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही इसकी आवाज़ जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर में गा कर खिलौना बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियाँ बेचा करता था। यानी रोहिणी को उसकी याद कैसे आ गई खिलौने वाले की, कि जो खिलौने वाला था जिस तरह से गा गा कर अपने खिलौने बेचा करता था, उसी तरह से ये मुरली वाला भी गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा था, इसलिए उसको याद आ गई। आपका सिक्स क्वेश्चन है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? आंसर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस पर उसने भावुक हो बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। सोने का संसार यानी सुखमय संसार। उसके पास सुख के सभी साधन थे। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला भी सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। मैं इस व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते उछलते इठलाते बच्चों में मैं बच्चों की झलक होगी। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। यानी वो बताता है कि उसका जो जीवन था वो बहुत खुशमय था। उसकी स्त्री मतलब पत्नी थी और 2 बच्चे थे। वो किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसी वजह से मतलब उस पर पैसों की कमी नहीं थी, केवल बच्चों का प्यार पाने की वजह से वो ये खिलौने, बांसुरी वगैरह, मुरली वगैरह बेचा करता था बच्चों का। अब उन गली के बच्चों में वो अपने बच्चों का चेहरा देखता था। 7th क्वेश्चन है आपका, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाला ऐसा क्यों कहा? मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो वह यह कहना, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, इस बात को दर्शाता है कि वह उसका मन भर आया और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगे। आपका 8th क्वेश्चन है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? आंसर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुषों को समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार और आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे बात करने को
मजबूर होती हैं। हमारी राय में यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं, दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। इसमें ये बताया गया है, चिक यानी क्या होता है, चटाई कह लो, पर्दा कह लो, जो दरवाजे पे टंगा होता है उसको हम चिक बोलते हैं। तो जो पुराने ज़माने की स्त्रियां थी, जो और आज के ज़माने में भी कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर स्त्रियों को पर्दे में रखा जाता है, तो वो उन लोगों को अगर कुछ काम होता था तो वो चिक के पीछे से अपनी बात कहती थी। तो इसमें ये पूछा गया है कि क्या ये सही है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि आज के ज़माने में स्त्री पुरुष को समान दर्जा दिया गया है। तो ये आपके 8 क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो गए। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।